कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, आखिरी टॉपिक। कोशिका क्या है? ये कोशिका विभाजन लिखा हुआ है, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र है ना। कोशिका चक्र भी पढ़ना है हमें, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, दो चीज हमको पढ़नी है। फुल में आएगा, फुल में, तो ठीक है। क्या होता है कोशिका चक्र? चक्र क्या होता है? कोशिका तो चलो बात कर लेंगे बाद में, चक्र क्या होता है? एक निश्चित क्रम कैसे? चक्र क्या होता है? बहुत पुराना एक एड टीवी पे आता था। छोटा बच्चा घर छोड़ के चला जाता है, छोटा बच्चा घर छोड़ के चला जाता है। तो जब घर छोड़ के जाता है तो एक बुढ़े अंकल हैं, उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मेरे से बात नहीं करता, सब मुझे मारते पीटते हैं, ऐसा करके कुछ तो भी वो उसने बोला होगा, घर छोड़ के जा रहा है। तो वो बुढ़े अंकल जो है वो घर छोड़ के जा रहा है, लेकिन मम्मी ने तो जलेबी बनाई है। बोले जलेबी बनाई है? हाँ जलेबी बनाई है। तो वापस से घर चला जाता है। तो वो अंकल बोलता है क्यों, तुम तो घर छोड़ के जा रहे थे? चल जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ एक ऐड था। तो ये ऐड के बारे में मैंने क्यों बताया कि लौट के बुद्धू घर को आए, है ना, उसको चक्र कहते हैं। एक पॉइंट से कोई कार्य प्रारंभ होता है और वो कार्य चलता रहता है, ठीक है। इस कार्य में अपने कई पड़ाव होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कई ऐसी स्थितियां होती हैं। फिर उसके बाद वो कार्य जो है अपनी पूर्व स्थिति में एज इट इज आ जाता है और फिर वहीं से वो कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम चक्र कहते हैं। समझने के लिए ये चक्र जो है ना हमेशा गोल बना सकते हैं कि इसको चक्र कहते हैं। यहां से ये काम जो है स्टार्ट हो रहा है, ये एक स्टार्ट बिंदु है, ठीक है, और यहीं पे आके वो खत्म हो जाता है और यहीं से वो फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो जहां से जैसे शुरू होती है वो एक टाइम बाद वहीं पे आके खत्म होके वहां से फिर वैसे जैसे पहले थी एज इट इज शुरू हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, सामान्य भाषा में चक्र कह देते हैं। तो इसी को अब कोशिका के संबंध में समझेंगे तो कोशिका चक्र क्या है? ये एक कोई बिंदु है जो हम स्टार्ट पॉइंट मान रहे हैं। ये है एक कोशिका, एक छोटी मासूम नन्ही मुन्नी सी कोशिका। ये कोशिका अपने जीवन को जीना शुरू कर रही है, ठीक है। अब मान के चलें इसका जीवन काल यूकैरियोटिक है तो 24 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। ये कोशिका अपने समय को एक एक करके समय के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन कर रही है और परिवर्तन करते करते वो अपनी जिंदगी को जी रही है। एक समय आएगा ये एक कोशिका जो है 1 से 2 भागों में बट जाएगी, 1 से 2 भागों में बट जाएगी। ये एक आटे की लोई है। क्या है? आटे की लोई है। लोई समझते ना? वो बड़ी बन गई है। कितनी बन गई है? कैसी बन गई है? बड़ी बन गई। उसको ऐसा कर करके 2 हाथों में ले ली, उसको 2 भागों में तोड़ ली, तो एक लोई जो थी वो 2 में बट गई। पहली वाली कहाँ है? एक जो थी बड़ी वाली उसको अपन ने तोड़ के 2 बराबर हिस्सों में बना लिया, तो पहली वाली कहाँ है? विभाजित हो गई। ऐसे कोशिका 1 से 2 में बट जाए वो कोशिका का विभाजन है। जब ये कोशिका का जन्म हुआ है अभी ये कोशिका विभाजित हो सकती है, अभी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो धीरे 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 कोशिका अपने अंदर
वो परिपक्वता लाएगी। जब ये विभाजन के लिए तैयार हो जाएगी तब धीरे 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 1 से 2 में बटेगी। तो यहां से ये एक कोशिका का जीवन शुरू हुआ और ये कोशिका धीरे 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 अपने जिंदगी को जी रही है। इस कोशिका का नाम क्या है? इस कोशिका का नाम क्या है? इस कोशिका का नाम है सिमरन। इसको किसी ने बोला जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो ये सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है। सिमरन की जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर जब ये सिमरन अपनी जिंदगी खत्म करने वाली होगी तब ये सिमरन 2 भाग में बट जाएगी, सिमरन 1, सिमरन 2। यानी कि जब ये कोशिका अपनी जिंदगी कंप्लीट करेगी तब एंड में इसका कोशिका विभाजन होगा और यही एक कोशिका, ये ए थी, यही एक कोशिका A1 A2 के नाम से अपन इसमें संबोधित करते हैं। बस उसी ए का ही तो हिस्सा था, 1 से 2 बन गई। तो ये हो गया संपूर्ण कोशिका चक्र। ए का कोशिका चक्र पूरा हो गया। अब जो A2 है ये भी अपनी जिंदगी जिएगी और आगे चल के ऐसी 2 कोशिका और बनाएगी, ये भी अपनी जिंदगी जिएगी और हर एक कोशिका इसी प्रकार से अपनी जिंदगी जीती है। 1 से 2 में बट के पहली वाली कोशिका का काम खत्म हो जाता है। ठीक, और लगातार हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है, इसीलिए हमारे शरीर का विकास भी बढ़ता रहता है। हम छोटे से थे तो ज्यादा छोटा हो गया, ठीक, इतने तो पैदा हुए होंगे, तो अब धीरे 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 अपन बड़े हो गए। कोशिका विभाजन जिम्मेदार है उसके लिए। 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, ठीक है, यही एक कोशिका डिवाइड होकर 2 हुई। अब ये भी तो 2 आगे चल के अपना चक्र पूरा करेगी, तो ये 2 बनाएगी, ये भी 2 बनाएगी, 4 हो गई। अब ये भी अपनी 2 बनाएगी, ये भी 2 बनाएगी, इसी लगातार कोशिका चक्र चलता रहेगा। तो कोशिका चक्र क्या है? संपूर्ण कोशिका के जीवन काल को, जिसमें वो अपना जीवन यापन कर रही है, रहती है, जो उसके जीवन का हिस्सा है, उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, इस कोशिका चक्र के अंदर 2 अवस्थाएं हैं। इस कोशिका चक्र के अंदर कितनी अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं हैं। इन संपूर्ण, ये हरे वाले को देखते हैं, ये संपूर्ण को कोशिका का जीवन काल मानते हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो यूकेरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। तो 24 घंटा मैक्सिमम मान लेते हैं इसका जीवन काल है। 24 घंटे का 90% कितना आएगा? रैंडम मत निकालो। मान लेते हैं कि कोशिका 20 घंटे जी रही है उदाहरण के लिए, तो 20 घंटे का 10% 2 घंटा है ना। तो कुल मिला के ये हुआ कि इस कोशिका का इतना लंबा जो हिसाब किताब है वो 90% हो गया और ये 10% हो गया, ये हुआ ना। तो इस 90% में कोशिका अपने आप को मैच्योर करती है, रेडी टू डिवाइड करती है कि कल इस सिमरन का डिवीजन होगा। इस सिमरन को मालूम है, किसी ने इसको बोल दिया है कि उसके पहले जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है। सिमरन के यानी कि कोशिका के जीवन काल का 90% हिस्सा उसके विकास में गुजरता है। जब वो मैच्योर होती है उसको अपन कहते हैं इंटरफेज, वो कोशिका के विकास की अवस्था है। कोशिका धीरे धीरे बड़ी हो रही है, कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जितने भी हैं वो मल्टीपल हो रहे हैं, डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, हिंदी में उसको द्विगुणन कहते हैं, रेप्लिकेट हो रहा है। सारी उसके जीवन में उसके जो भी 18-20 घंटे का उसका टाइम है, उसके 90% हिस्से में अपने आप को तैयार कर रही है विभाजन के लिए। और जब ये विभाजन के लिए तैयार हो जाती है तो लास्ट का जो उसके टाइम का कितना घंटा, लास्ट का 2 घंटा, अगर अपन ने 20 घंटे माने हैं तो लगभग, है ना, ये लगभग है, अंदाज से है, कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक कोशिका का अपना जीवन काल अलग अलग है। हमने यूकेरियोटिक कोशिका मान के इसको लगभग 20 घंटे का माना है तो 2 घंटे मान लो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लगभग 90 से 92%
कोशिका जो है वो इंटरफेस अवस्था में रहती है और लगभग 8 से 10% कोशिका का जो समय है वो डिवीजन वाला है। यह है कोशिका का डिवीजन वाला टाइम। इस समय कोशिका डिवाइड होगी। अब कोशिका जब डिवाइड होगी तो सबसे पहले वो डिवीजन जो है वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा। न्यूक्लियस से क्यों स्टार्ट होगा? किसी के पास बिस्लरी की पानी की बोतल है तो बताओ, यहाँ पे रखी थी हमारी सरकारी पानी की बोतल, कोई ले गया? चोट्टा, कोई चोट्टा ले गया। चुट्टी भी है, वो भी लेके जा सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। एक कोई साधारण पानी की बोतल दे दो, वो वाली अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, ये भी चल जाएगी, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये बोतल मैं खराब कर दूं तो चल जाएगा है? तो हमारे पास आ चुकी है एक महान बोतल। आज ये बोतल जो है कुर्बानी देने वाली है। सबसे पहले हम इनकी आभूषण निकाल देते हैं। तो ये क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका का ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या है? क्या लीक कोशिका लिया है? लीकेज कोशिका है। तो कोशिका के अंदर ये जो भरा हुआ है वो क्या है? और इसमें तो झिल्ली युक्त तो कोशिकाओं की भी नजर आ रही है। क्या भाई कब से साफ नहीं किए तुमने? तो इसके अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर द्रव्य है ना, कोशिका द्रव्य। किसी के पास इसको खराब कर दूं, मान लोगे? मान लेना है ना। कुछ दो यार, कोई एक ऐसा कोई पदार्थ, कोई सिक्का, कोई पेन, कोई ढक्कन। इसका ढक्कन ही दे दो। कंजूस। ये क्या है? कोशिका का न्यूक्लियस। इसमें एक न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है। तो हमारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी प्रैक्टिकल को समझेंगे। और ये लीक कोशिका है। तो ये कोशिका झिल्ली मैंने पकड़ रखी है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भी है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी है। अब हमको ये मान के चलना है कि कोशिका विभाजित होगी, तैयार होगी विभाजन के लिए। अब ये जो विभाजन के लिए तैयार हुई है कोशिका, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां से इसको काटना शुरू करूं। मैं केवल काटना शुरू करने की बात कर रहा हूं, काटूंगा नहीं तो दोबारा से कभी बोतल ना दे। तो इसको अगर मैं काटूंगा तो दो हिस्से में बटेगी। इस तरीके से काटूंगा तो दो हिस्से में बटेगी। तो कोशिका का आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। कोशिका का साइटोप्लाज्म आधा इधर, आधा इधर। अब न्यूक्लियस का क्या होगा? आधा न्यूक्लियस इधर, आधा न्यूक्लियस इधर, ऐसे ही सोच रहे होंगे। ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस कोशिका के अंदर जब डिवीजन स्टार्ट होगा, अभी कोशिका अपना 90% जिंदगी जो जी रही है उसे इंटरफेस कह रहे हैं। उन इंटरफेस के अंदर भी 3 उप अवस्थाएं होती हैं, G1, S और G2। ठीक है, किताबों में देखोगे तो कहीं G0 भी लिखा हुआ मिलेगा, वो एक अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर से। तो इंटरफेज यानी कि 3 उप अवस्थाओं G1, S और G2 के कारण कोशिका ये तैयार हुई है विभाजन के लिए। अब जब इसका विभाजन शुरू होगा तो लास्ट का जो 10% टाइम बचा हुआ है, 1.5 घंटा 2 घंटा जितना, उस घंटे में इसका डिवीजन होगा। और डिवीजन होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस के डिवाइड होने से एक कोशिका के अंदर एक समय ऐसा आएगा कि 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। एक न्यूक्लियस और दे दो, किसी के पास पेन हो तो। यार सेम टू सेम ढक्कन दे तेरे पास, तो देना चाहिए था ना।
पूरा का पूरा प्रैक्टिकल खराब करने पे तुले हो। तो एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाएंगे जब केंद्रक डिवाइड होगा, और इसे कहते हैं इंग्लिश में कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन। क्या कहेंगे इंग्लिश में? कैरियोकाइनेसिस। हिंदी में सामान्य केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन की भी चार उप अवस्थाएं हैं। पहले प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टेलोफेज या टीलोफेज। तो इन चारों उप अवस्थाओं के अंतर्गत ये एक केंद्रक एक से दो में बट के रेडी हो जाएगा। जब दो में बट के रेडी हो जाएगा तब उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में डिवीजन शुरू होगा। अलग अलग हो गए, जुड़ गए, दोस्ती बन गई इनकी। तो जब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म यानी कोश का द्रव्य, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान अब इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में विभाजन शुरू होगा। जब कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा तो फिर ईमानदारी से बंटवारा होगा। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, बराबर तीन तेरा और एक, दो, तीन मेरा। ठीक, बराबर, कोई दिक्कत? तो जब इक्वल डिवाइडेशन होगा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक गोल्गी बॉडी इधर, एक गोल्गी बॉडी, इक्वल डिवाइडेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में एक केंद्रक इधर, एक केंद्रक इधर। तो इस तरीके से बीच में से इसको पकड़ के अपन दबा देंगे। डर लग रहा है लीक ना हो जाए। दबा देंगे ऐसा, बीच में से फाड़ देंगे, ऐसा मान लो। फाड़ेंगे नहीं तो फिर कोई दोबारा अपनी बोतल ना दे। तो इस स्थिति के कारण एक कोशिका दो में जाके बढ़ जाएगी। तो दोनों के अंदर एक एक केंद्रक होगा, दोनों के अंदर बराबर मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, दोनों के अंदर बराबर मात्रा में सारे कोशिका के जो पदार्थ हैं, कोशिकांग हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग बराबर मात्रा होंगे। और जब ये स्थिति कंप्लीट हो जाएगी उसको कहेंगे कोशिका विभाजन समाप्त। ठीक, और ये पहली वाली स्थिति में कोशिका आ जाएगी। जो अपनी पहली वाली कोशिका थी उस स्थिति में ये कोशिका आ जाएगी। ये तो इस कोशिका के 90% टाइम को इंटरफेज, 10% को एम फेज यानी कि डिवीजन फेज, और उसके बाद ये दो कोशिका बन के रेडी। फिर हर कोशिका में इस तरह से चीजें चलती रहेगी, एक से दो, एक से दो, और लगातार कोशिका डिवाइड होती रहेगी। अगर इसी को हम यूकैरियोटिक कोशिका की जगह प्रोकैरियोटिक कोशिका मान ले तो जीवन काल लगभग 20 मिनट से 60 मिनट तक का होगा। तो जो काम यहाँ पे 24 घंटे में हो रहा था वो 1 घंटे में होगा। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट का 90% यानी कि 54 मिनट, 6 मिनट यानी कि 10%। तो लास्ट के 6% में, ये 6 मिनट में ये कोशिका डिवाइड हो रही होगी। अगर ये कोशिका किसकी है? प्रोकैरियोटिक यानी कि अगर जीवाणु की है तो। इसलिए बैक्टीरियल डिसीज जब होते हैं तो हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया चला जाता है तो हर घंटे में 2 हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति मिलती है, हर घंटे में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, लगातार दुगना 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 होता जा रहा है। तो उससे हमारी स्थिति और गंभीर होती जा रही है। फिर हम दवाइयां खाते हैं, दवाइयों से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी हमारा शरीर मजबूत होता है, उनको मारता है, धीरे धीरे उनकी संख्या उसी हिसाब से कम करता है, उनको निष्क्रिय करता है। तो ये है कोशिका विभाजन। अब इस कोशिका विभाजन की सामान्य सी बातें हमने समझी हैं और कोशिका चक्र समझा है। कोशिका चक्र क्या आप समझे? कोशिका का संपूर्ण जीवन जिसमें वो रहकर 2 काम करती है। एक इंटरफेज के अंतर्गत अपने अंदर विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है, विकास करती है, और दूसरा अंत में विभाजित होकर 2 नई कोशिका का निर्माण करती है। इन दोनों काम को संयुक्त रूप से कोशिका जो कर रही है वो उसके कोशिका के चक्र के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद ये पूरी कोशिका लगातार यही चक्र दोहराती रहती है। ठीक, अब एक एक काम को किस प्रकार से कोशिका कर रही है उसको अपन देख लेते हैं। यही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कोशिका चक्र
एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो इस कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन को हमें देखना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र जो है वो दो भागों में विभाजित है। पहले हमने इसके अब नाम लिख लेना, या इंटरफेज, हिंदी में इसको अंतरावस्था कहते हैं, लेकिन इंटरफेज लिख लेना। इंग्लिश वाला नाम ज्यादा जरूरी है, हिंदी वाला उतना जरूरी नहीं है। साईं दीपक। इंटरफेज चाहो तो देवनागरी में लिख लेना, देवनागरी में लिख सकते हो इंटरफेस। इंटरफेस हिंदी में कैसे लिखते हैं वैसा लिख लेना। और दूसरा है एम फेज। दूसरा क्या है? एम फेज। एम फॉर डिवीजन फेज है और इंटरफेस है। ये कोशिका की विकास की अवस्था है, वो विभाजन की अवस्था है। इंटरफेज जो है तीन उप अवस्थाओं में होती है, जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज। G1 S G2, ठीक है। T2 लिखा G2। अब ये तीन उप अवस्थाएं हैं। इन तीनों उप अवस्थाओं में कोशिका अपने जीवन का लगभग 90 से 92% टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। अपने जीवन का लगभग 90 से 92% टाइम वो इन इंटरफेज में ही क्या करती है, पूरा करती है, ठीक। इस दौरान कोशिका अपने शरीर में विकास करती है। इस दौरान शरीर में क्या हो रहा है, कोशिका का विकास हो रहा है। ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं इस दौरान कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही है। इस दौरान कोशिका विभाजन के लिए क्या हो रही है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इस दौरान कोशिका का विभाजन होता है। ये कोशिका के विभाजन की अवस्था है। अब कोशिका का विभाजन जो है वो दो चरणों में होता है। दो ही चरण है, चूके करो जय श्री राम। कितने चरण है? राम के कितने चरण हैं? दोनों एक साथ छूने चाहिए, एक एक करके छूना चाहिए? कैसे छुएंगे? दोनों एक साथ कैसे छुएंगे? दोनों हाथों से एक साथ ऐसे बोलना चाहिए था, जोड़ों में ऐसे चिपका के कौन रहता है? तो ये जो है कोशिका के विभाजन के दो चरण, वो कौन कौन से हैं? वो सबसे पहला है चरण जिसका नाम है केंद्रक विभाजन। और दूसरा कौन सा है? कोशिका द्रव्य विभाजन। पूरा नहीं लिख रहा, मेरी तो जगह ही कम पड़ जाती है, क्या करूं हैराम, मेरे को तो जगह ही कम पड़ गई, ठीक है। अब जो कोशिका के अंदर विभाजन हो रहा है वो दो अलग अलग जगह पे हो रहा है, पहले केंद्रक में, फिर कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले कोशिका द्रव्य की। तो कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक के अंदर जो विभाजन हो रहा है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज।
मैंने थोड़ा कंजूसी करके ये डॉट लगा दिए हैं, लेकिन तुम पूरी ईमानदारी से फेज 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 लिखेंगे तो तुम्हारे फेज उड़ जाएंगे। ठीक है, पूरा लिखना है। फिर उसके बाद होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं, इसे कीरियोकाइनेसिस कहते हैं इंग्लिश में। कोशिका द्रव्य विभाजन है ना, ये कोशिका द्रव्य विभाजन, इसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। पढ़ा करना फिर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कैरियोटिक मतलब कैरियोन, कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, जो विकसित है वो यूकैरियोटिक, जो नहीं है वो प्रोकैरियोटिक, है ना। तो कैरियोन मतलब केंद्रक। ठीक, अब इनके अंदर अपनी अपनी कुछ अलग अलग बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो ये है आपका कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, जो यहां से शुरू होगा और उसके बाद इसी अवस्था में दोबारा आ जाएगा। ये पूरा है कोशिका चक्र, और इतना इतना जो है वो है कोशिका का विभाजन। तो कोशिका चक्र एवं विभाजन दोनों, समझ गए। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि ये इंटरफेज में क्या हो रहा है, जीवन में क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्या हो रहा है, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इंटरफेज के अंदर जीवन की, जीवन फेज। ठीक है, तो ये है आपकी कोशिका, अभी हाल ही में पैदा हुई है, मुबारक हो, आपके घर कोशिका हुई है, अभी इसका जन्म हुआ है। तो ये मासूम सी नन्ही मुन्नी सी कोशिका अभी समाज को देख रही है, समाज इसे देख रहा है, और ये अपने अंदर विकास करना शुरू कर रही है। विकास करने के लिए पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि कोशिका बनी काय से है। विकास के लिए उसको वही चाहिए, जैसे हमें अपने विकास करने के लिए क्या क्या चीजों की, किन चीजों की आवश्यकता है कि मानव का एक सर्वांगीण विकास। तो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या चाहिए मानव को, क्या चाहिए तुम्हें बाबू, पैसा, समाज में इज्जत, रुतबा, ज्ञान, समृद्धि, और भी तमाम चीजें चाहिए। मोबाइल हो, अच्छा ढंग का हो, गाड़ी हो, अच्छी ढंग की हो, इज्जत हो, अच्छी ढंग की हो, जो भी हो अच्छा ढंग का हो। कोशिका को क्या चाहिए उसके विकास के लिए, कोशिका के अंदर हमने बताया था कि कोशिका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बनी है। कोशिका द्रव्य में बताया था ना, जीव द्रव्य में बताया था, जीव द्रव्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। तो कोशिका को अपने विकास के लिए ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ चाहिए रहेंगे, तभी तो कोशिका अपने अंदर विकास कर पाएगी। अभी छोटी सी मासूम सी कोशिका है, उसके अंदर इतना सा कार्बोहाइड्रेट, इतना सा ग्लूकोज, इतना प्रोटीन, इतना वो, तो अपने अंदर विकास करेगी ना। तो जब विकास करेगी तो कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करेगी, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, फैट को, लिपिड को, मिनरल, फाइबर, विटामिन, सबको, क्योंकि उसको मालूम है कि एक से दो जब कोशिका बनेगी तो विभाजन बराबर होना चाहिए। एक में माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, दूसरे में नहीं गया, तो फिर वो किस काम की कोशिका, जब पावर हाउस ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब माइटोकॉन्ड्रिया काय की बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली है, वो भी इन्हीं पदार्थों की बनी है। तो इन सब पदार्थों को वो इकट्ठा करती है। तो जीवन फेज के अंदर यही होता है। जीवन फेज के अंतर्गत जब कोशिका रहती है तो कोशिका अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर आदि इन सब चीजों को इकट्ठा करती है और उपापचय क्रियाओं के दौरान अपने शरीर में विकास करती है, जिम चली जाती है, मेहनत करती है, और उसके बाद वो कोशिका मजबूत हो जाती है। लेकिन एक युवा अवस्था तक पहुंचती है, वो ये मान के चलो कोशिका युवा अवस्था तक पहुंची, लगभग ये इसका जो 90% टाइम है इंटरफेस का, इसका जो इंटरफेस टाइम है, इस इंटरफेस टाइम का जो पहला चरण है, इस पहले चरण में कोशिका अपने लगभग पूरा 90% का लगभग आधा हिस्सा ये जी लेती है।
अपने आप को रेडी कर लेती है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन लगभग 60-70% हो जाता है। फिर आता है दूसरा, यहाँ पे ये कोशिका है। अब ये दूसरा आया एज फेज। इसके अंदर जो कोशिका है, कोशिका थोड़ी बड़ी हो गई है, विकसित हो गई ना थोड़ी, केंद्रक भी बड़ा कर लेते हैं, कंजूसी नहीं करते। कोशिका थोड़ी बड़ी हो गई है, विकसित हो गई है। अब कोशिका के अंदर मेन काम स्टार्ट होगा, मेन काम स्टार्ट होगा। इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर डीएनए है। डीएनए क्या है हम पहले देखे थे, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है। तो जब कोशिका डिवाइड होगी, कोशिका के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र, मानव है ना, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम हैं। तो 46 के डबल करके कितने हो जाएंगे, 92 करना पड़ेंगे ना। अगर नहीं होंगे तो फिर आधे आधे रह जाएंगे। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमने उस दिन बताया था कि गुणसूत्र का जो निर्माण है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, अब यहाँ पे डीएनए न्यूक्लिक एसिड्स होता है, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और प्रोटीन के ऊपर देखो इकट्ठा किया ही था उसने, सारे प्रकार के प्रोटीन इकट्ठे किए थे, निर्माण किए थे, सारी चीजें की थी। अब यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इसको हिंदी में कहते हैं डीएनए का द्विगुणन। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है, और यहाँ पे डीएनए डबल हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे शरीर में गुणसूत्र भी डबल हो गए। गुणसूत्र डबल नहीं होते, हमारे शरीर में 23 जोड़ी यानी 46 ही रहते हैं, और उनके अंदर का जो डीएनए है वो डबल हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि 100 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, 20 ग्राम वजन के एक लड्डू बनाने हैं। लड्डू कितना बनाना है, 20 ग्राम वजन के लड्डू बनाने हैं। कितने, 46 लड्डू बनाने हैं। कितने लड्डू बनाने हैं, 46 लड्डू बनाने हैं 20 ग्राम के। फिर उसके बाद मैंने बोला कि यार एक काम करो, लड्डू तो 46 ही बनाना, लेकिन थोड़े डबल मात्रा में बनाओ। तो 40 ग्राम के आप लड्डू बनाने लगे। कितने, 46। क्यों बोला मैंने, क्योंकि बाद में यही 46 के अंदर से 46 अलग हो जाएंगे और 46 फिर अलग हो जाएंगे। तो 46 कैसे अलग होंगे, तो टोटल 46 ही। तो उनके अंदर मात्रा डबल है। जो 20 ग्राम वाला लड्डू था वो आपने 40 ग्राम मात्रा का बनाया है, तो उसी 40 ग्राम में से 20 ग्राम अलग हो जाएगा, 20 ग्राम अलग हो जाएगा, तो 20 ग्राम के अब दो अलग हिस्से हो जाएंगे। तो ये भी 20 ग्राम वाला हो गया। आमतौर पे लड्डू 20 ग्राम का ही होता है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। आमतौर पे जो डीएनए है ना वो 20 ग्राम का है। तो यहाँ पे डीएनए डबल हो गया, 20 ग्राम की जगह यहाँ पे डीएनए 40 ग्राम हो गया। फिर जब ये डिवाइड होगा तो दो हिस्सों में आगे चल के जब यहाँ पे ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे, तो दूसरे केंद्रक में डीएनए तो जाएगा ना। और डीएनए कितना चाहिए हमको, 20 ग्राम तो चाहिए ना। तो इस 40 में से 20 ग्राम एक में चला जाएगा और 20 ग्राम दूसरे में चला जाएगा। और ये डीएनए ग्राम में नहीं नापा जाता, वो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आनुवंशिक पदार्थ दो में अलग अलग बट गया। अब डीएनए का यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि डीएनए का द्विगुणन हो रहा है। प्रोटीन तो ऑलरेडी यहाँ पे अपन कर ही चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, पिपिड जितने भी है वो सब यहाँ पे क्या कर रही है, वो इकट्ठी कर रही है, क्योंकि उसको पता है आगे जरूरत पड़ेगी। डीएनए के साथ प्रोटीन भी तो चाहिए, तब तो जाके गुणसूत्र बनेगा। तो इतना काम यहाँ पे करती है, और इतना काम करने के बाद लगभग 90% जो टाइम है उसका, उस 90% का 90% काम कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो G2 फेज है ये कोशिका के आराम की अवस्था है, क्योंकि कोशिका ने अपने अंदर पदार्थ भी इकट्ठा कर लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह जो उसको विभाजन के लिए एंड में लगना है वो सब उसने इकट्ठा कर लिया। डीएनए भी डबल मात्रा में लगने हैं, उसने डीएनए भी रेप्लिकेट कर लिया।
सर क्लास से फ्री होके अभी लगाता हूं, तो डीएनए रेप्लिकेट कर लिया, डीएनए भी रेप्लिकेट हो गया, प्रोटीन और आदि चीज भी हो गई। तो अब वो सोचती है कि थोड़ी देर बाद अपने को डिवाइड होना ही है, तो थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गए, कितना काम किया बेचारी ने, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा आराम कर लेती है। आराम की अवस्था हो जाती है G2 फेज। लेकिन घर में एक सदस्य है हमारे जिसका नाम है मम्मी, वो दिन भर काम करती रहती है, शाम तक काम करती रहती, रात तक काम करती रहती, फिर सुबह वही रूटीन। दोपहर में उसको ऐसा लगता है कि सब लोग अपने अपने काम से पूरे हो चुके हैं, अब अपन भी थोड़ा बहुत नींद ले लेते हैं, थक गए, आराम कर लेते हैं। लेकिन वो लेटती है, उनके वो छोटे चटर मटर जो बच्चे वो उसी समय एकदम दैत्य का एक्टिव हो जाते हैं। मम्मी सो रही है, चले क्या, छुपन छुपाई खेले क्या, स्टूल तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं पता करते हैं। तो खुरापाती दिमाग दिन में आ रहे हैं, तो उधर से अंदर से आवाज आती है, अभी मैं जग रही हूं, अगर उदम किया तो समझ लेना उठ के आ जाऊंगी, और मैं उठ के आई तो फिर जानते हो ये खतरनाक आवाज सुनी होगी। तो लेकिन मम्मी तो आराम कर रही है, तो आराम कर रही में भी आराम पूरी तरीके से नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको पता है कि वो एकदम निष्क्रिय रूप में आराम करे एकदम, तो चौपट कर देंगे ये दैत्य जो इनके प्राणी, जो इनके खुद के सुपुत्र हैं, सुपुत्रियां हैं, जो छोटे छोटे जब अपन भी रहे होंगे। तो खैर तुमने ऊधमबाजी तो की होगी, बच्चे शरारती तो होते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे शरारती होते हैं और मैं राक्षस था। खैर लोग ऐसा बोलते थे, मैं तो बचपन से ही शरीफ हूँ, लग रहा है कि नहीं? मेरे भाई का नाम शरीफ है, भाई का नाम शरीफ है, तो शरीफ होते नहीं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संतोष है, और उसको एक पैसे का भी संतोष नहीं था। ठीक, एक मेरे भैया भी हैं, रिलेशन में लगते हैं, वो भी संतोष हैं, लेकिन उनको भी संतोष नहीं है, जिंदगी में उठापटक चलती रहती है। तो ये G2 फेज इसकी आराम की अवस्था है, यहाँ पे वो आराम करना चाहती है, लेकिन वो आराम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि इस समय वो सब काम छोड़ के बस एक काम करती रहती है, प्रोटीन का संश्लेषण। और तो लगभग सब काम छोड़ देती है कि ठीक है अब क्या है, आगे चल के डिवाइड होना ही है। प्रोटीन का काम बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रोटीन संश्लेषण करती रहती है और आराम करती रहती है। तो इंटरफेज के अंतर्गत जो कोशिका अपने जीवन का लगभग 90 से 92% टाइम जो बिता रही है, लगभग कितना, 90 से 92% टाइम जो बिता रही है, इस टाइम में कोशिका 3 काम करती है। इस टाइम के अंतर्गत कोशिका 3 उप अवस्थाओं में, G1, S और G2 में 3 अलग अलग स्तर पर अलग अलग काम करती है। कोशिका अब विभाजन के लिए तैयार हो चुकी है G2 में। एक आपको दिखाई देता है G0। G0 एक अलग चीज है। G0 कोशिका के इंटरफेस की एक ऐसी अवस्था है जो ये बताता है कि अब आगे विभाजन नहीं होगा। लंबे समय तक कोशिका G0 में पड़ी रहती है, लंबे समय तक कोशिका G0 में पड़ी रहती है। इसका मतलब इस समय कोशिका खाती पीती मौज मनाती, आगे विभाजन के लिए तैयार नहीं हो रही है ना। और ये जो है वो जीवन के अंदर ही आती है। कोशिका का आगे चल के विभाजन होगा या नहीं होगा, ये कोशिका के जीवन अवस्था के अंदर ही कोशिका को बता दिया जाता है कि देखो बेटा, कल को जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारी शादी होगी, है नी, तो तुम्हें अपना घर संभालना रहेगा, इसलिए बर्तन धोना सीख लो, रोटी गोल बनाना सीख लो। ऐसा नहीं है कि केवल मैं लड़कियों का उदाहरण दे रहा हूं, लड़कों का भी दूंगा। लड़के को भी बता दिया जाता है, देखो बेटा, आज तुम शरारत कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और वो उधर से आएगी तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, इसलिए थोड़ा पढ़ लो, कमा लो, है ना, पढ़ाई लिखाई करो, कल को अपने पैर पर खड़े हो जाओगे।
तो अपना घर परिवार चला लोगे, बच्चे पाल लोगे, नहीं तो भीख मांग के। तो गरीब के बच्चे भी, गरीब नहीं अपन भिखारी बोलते हैं, गरीब तो फिर भी इज्जतदार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भिखारी के बच्चे भीख मांग के अपना घर चला रहे हैं, तो क्या तुम भी अपने बच्चों से भीख मंगवाओगे? ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी हम लड़कों को सुननी पड़ती है, लड़कियों को भी सुननी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे समाज में हमारा विकास हो रहा है। तो ये सब जीवन अवस्था में ही बता दिया जाता है, बेटा कल को बड़े होके डिवाइड होना है, इसलिए अपने शरीर के अंदर सब चीज इकट्ठा कर लो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वसा जितने ये सब इकट्ठा कर लो, आगे जरूरत पड़ेगी। तो उसका मेहनत करती है, जॉब करती है, 9 to 5 लगातार पैसा इकट्ठी करती है। जब वो पैसा इकट्ठा कर लेती तब वो उसके बाद बोलती है कि आई एम रेडी टू डिवाइड। तो फिर इसके बाद स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस। जिस कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होना है, वो कोशिका इसी समय अपने आप को पता कर लेती है कि मेरे को तो आगे डिवाइड होना नहीं है। तो बहुत सारे अमीर रईस ज्यादा होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि मेरे को तो आगे कोई काम करना नहीं है, पापा मेरे लिए कोई कंपनी खोल ही देंगे, उस पर मुझे वहां जाके बैठना है, मैनेजर को काम करना है, मेरे को साइन करना है, डूबेगी पापा उबार लेंगे, नहीं तो डूबी मेरे को क्या है। तो इनको पता चल जाता है, G0 में चले जाते हैं, G0 में चले जाते हैं, लंबे समय तक पड़े ही रहते हैं। जब डिवीजन के लिए इनको बोला जाता है कि अब तुम्हारा भी डिवीजन होगा, बहुत आराम कर लिए, तो फिर इनको जीवन में वापस लाया जाता है, रेडी किया जाता है, एस में भेजा जाता है, G2 में भेजा जाता है, फिर डिवाइड होते हैं। अनंत अंबानी पहले पड़े रहे, G0 में ही पड़े रहे, फिर बाद में बोले कि अब तुम्हारा भी नंबर है, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए भी कंपनियां खोल लेते हैं, काम तो करना पड़ेगा, हाथियों से निकलो, हाथी मेरे साथी, कुछ काम करो। तो वो भी जीवन में आया, फिर काम किया, इकट्ठा किया, फिर सिंथेसाइज, इसको सिंथेसाइज संश्लेषण अवस्था यानी कि सिंथेसाइज फेज कहते हैं। तो ये हमारी जिंदगी भी ऐसी चलती है, हमको बचपन में ही बता दिया जाता है आगे चल के डिवाइड होना है, तो आगे चल के कटना है, पहले बता देते हैं। तो अपने आप को रेडी करो। तो ये रेडी करने वाली अवस्था है इंटरफेस, इसमें जीवन के अंदर वो सब सामान इकट्ठा कर लेता है, एस के अंदर डीएनए को रेप्लिकेट कर लेता है, G2 के अंदर प्रोटीन संश्लेषण करता रहता है और अपने आप को आराम की अवस्था में डाल देता है। तो G0 एक ऐसी अवस्था है जो जीवन के बाद अगर G0 आई तो S और G2 नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? जब तक ये वापस G0 से जीवन में नहीं पहुंच जाते। हर किसी में नहीं आती, जैसे कि हम छोटे हैं, धीरे धीरे विकास हो रहे हैं, तो जीवन से S, G2 और विभाजन ये लगातार चलता रहेगा। तो हमारी हाइट 5 फुट 8 इंच होगी, तो 5 फुट 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 6 फीट, ऐसा लगातार बढ़ रही है क्या? 18, 19, 20 साल तक हमारी हाइट बढ़ती है, फिर बढ़ रही है क्या? तो अब वो हाइट वाली कोशिका G0 में चली गई, नहीं तो फिर क्या अभी भी हमारी हाइट बढ़ रही होती। तो ऐसी स्थिति में बुर्ज खलीफा जितने तो आदमी हो रहे होते, औरत भी हो रही होती, ऐसा नहीं है। तो हमारी हाइट अब क्यों नहीं बढ़ रही है? अब वो G0 में चले गए जीवन से। अब बोल दिया ना तो आराम से कि मेरे को बढ़ना नहीं ना, अब नहीं बढ़ना है, अब तो चौड़े होना है। चर्बी बढ़ रही है, अब लंबा नहीं चौड़ा होना है, डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक, तो वो चली जाती G0 में। जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका में कभी विभाजन नहीं होता। जन्म के पहले तंत्रिका कोशिका डिवाइड होती है, जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका कभी डिवाइड नहीं होती। जन्म के बाद डिवाइड नहीं होती तो क्या वो जीवन से आगे नहीं बढ़ती? 0 में चली जाती है, लंबे समय तक G0 में पड़ी रहती। तो वो विकास तो करती है, लेकिन 1 से 2 नहीं होती, 2 नहीं होती, 1 ही बनी रहती। तो ये है G0 का कमाल। इतना कंप्लीट होने के बाद कोशिका पहुंचती है अपने M फेज में। कहीं नहीं लिखना है, अलग से 2 नंबर में पूछ ले तो लिख देना, नहीं तो जिक्र ही नहीं करना है। इंटरफेज में ये 3 बताना है, इन 3 के बाद ये भूल जाओ, गायब, छू, गायब।
G2 के बाद सीधा अपन पहुंचेंगे M फेज यानी कि डिवीजन। M फेज के अंदर डिवीजन होता है और डिवीजन होगा तुम्हारे सबसे पहले केंद्रक में, जिसे केंद्रक विभाजन कहेंगे। और केंद्रक विभाजन के अंदर होगा तुम्हारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज जब होगा तो ये आपकी कोशिका है। ये रेडी टू डिवाइड है, तैयार होगी डिवीजन के लिए। तो जब प्रोफेज अवस्था आएगी तो प्रोफेज अवस्था, अच्छा विभाजन की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। इसके पहले विभाजन नहीं हो रहा है, कोशिका तैयार हो रही है, विभाजन नहीं हो रहा है। तो जब ये अवस्था आएगी तो इस अवस्था में क्या होगा? सबसे पहले कोशिका के अंदर जो केंद्रक आपको दिखाई दे रहा था, केंद्रक जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो है केंद्रक झिल्ली। आपको झिल्ली नजर आ रही थी, इसमें से वो झिल्ली गायब हो जाएगी। झिल्ली गायब हो जाएगी यानी कि प्रोफेज अवस्था के अंतर्गत कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली, कोशिका के अंदर जो केंद्रक झिल्ली थी वो केंद्रक झिल्ली गायब हो जाएगी। गायब मतलब जैसे कि इस पानी के अंदर शक्कर डालो और तुमको नीचे दिख रही है शक्कर, शक्कर घुल गई शक्कर, इसका मतलब गायब होगी। तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली जो थी इसके अंदर, वो केंद्रक झिल्ली गायब होगी। गायब का मतलब उसी के अंदर घुल मिल गई। केंद्रिका, जो केंद्रक के अंदर एक छोटा गोला संरचना जो होता है ना केंद्रिका, वो केंद्रिका भी गायब हो जाता है। और जो क्रोमेटिन था वो पूरी कोशिका में अनियंत्रित रूप से इस तरीके से फैल जाता है, जो पहले बीच में था ना। और यहीं पे स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रोसोम बताएं, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होता है जो स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होता है और यहाँ पे दोनों ध्रुवों की ओर। तो ये अब इतना काम होता है प्रोफेज में। फिर उसके बाद आता है आपका मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है? ये आपकी कोशिका है, छोटी रहेगी थोड़ी, ठीक, ये कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या होता है? ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स है वो पूरी कोशिका में इस तरीके से व्यवस्थित फैल जाते हैं। पूरी कोशिका में से फैल जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 23 बनते हैं ये, ठीक है। लेकिन हम 23 नहीं बनाने वाले हैं, ये तो खिचड़ी पक जाएगी। हमने 5 बना दिए हैं। और ये जो क्रोमेटिन था, कच्चे धागे, ठीक, ये जो धागे समान संरचना है वो फूल कर मोटी और व्यवस्थित एक्स के फॉर्म में, तमराज क्लीवेज, अंधेरा कायम रहे। तो ऐसी स्थिति में वो एक्स के फॉर्म में आके बीच में इकट्ठी हो जाती इस तरीके से। इस अवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाला ये जो क्रोमेटिन है इसको हम गुणसूत्र नाम दे देते हैं। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? गुणसूत्र नाम दे देते हैं। तो ये होता है मेटाफेज में। प्रोफेज में क्या हुआ? एक बार फिर से, प्रोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली गायब, गोल्गी बॉडी गायब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब, केंद्रिका गायब, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट। ठीक, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर पूरे में फैल जाएंगे और ये जो क्रोमेटिन था वो क्रोमोसोम के रूप में परिवर्तित होकर बीच में व्यवस्थित दिखाई देगी। कोशिका की एकमात्र ये ऐसी अवस्था है जब आपको गुणसूत्र एकदम स्पष्ट नजर आएगा। इसके अलावा कोई और अन्य अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट नजर नहीं आता। हालांकि अलग अन्य अवस्थाओं में वो हमको नजर आते हैं क्रोमेटिन के फॉर्म में। अब आएगा एनाफेज। एनाफेज ये अपन ने लिखा 1 नंबर और ये था 2 नंबर।
इसमें नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर। अब इसके बाद आते हैं 3 नंबर। ये अलग समझ लेंगे। 3 नंबर है कौन सी? एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था के अंतर्गत क्या होगा, ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर को हिंदी में तुर्क तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्क तंतु। ये जो तंतु है वो क्रोमोसोम पर, गुणसूत्र पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रेशर डालेंगे। ये इस तरीके से यूं है, नीचे वाला नीचे खींचेगा, ऊपर वाला ऊपर खींचेगा, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या लगाएंगे? प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर के लगाने से ये एक्स जो है वो टूट जाएगा, आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया। आधा ऊपर चला गया, आधा, इनको कहते हैं संतति गुणसूत्र, डॉटर क्रोमोसोम। इनको क्या कहेंगे? डॉटर। ये एनाफेज अवस्था में होगा, तो आधे गुणसूत्र ऊपर, आधे गुणसूत्र नीचे। अब यहाँ पे याद करो वो दिन जब अपन ने बताया, आज के दिन है वो, थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था? 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46, तो आधे नीचे रह गए, आधे ऊपर। अब आप सोच रहे होगे तो गुणसूत्र आधे आधे हो गए, इनके अंदर डीएनए मटेरियल ऑलरेडी दुगनी मात्रा में है, तो आधा डीएनए ऊपर पहुंचेगा, आधा नीचे, यानी कि वही 20 ग्राम डीएनए अपने को चाहिए। डीएनए संश्लेषण में 20 का उनने 40 कर लिया था, तो 40 में से 20 ऊपर चलेगा, 20 नीचे आ गए। और हिस्टोन प्रोटीन, तो प्रोटीन तो संश्लेषण जारी था, तो ऐसी स्थिति में वो हिस्टोन प्रोटीन और ये 20 ग्राम डीएनए मिलकर ऊपर अपना एक क्रोमेटिन बना लेगा, है ना, और नीचे वाला अलग। तो इसके बाद आएगी चौथी अवस्था, ये एनाफेज में होगा, और चौथी अवस्था जो है वो है टीलोफेज। इस अवस्था के अंदर क्या होगा? इस अवस्था के अंदर ये होगा कि जो स्पिंडल्स बने हुए हैं वो ऊपर संघनित होकर एक केंद्रक झिल्ली का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पे एक केंद्रक झिल्ली बन जाएगी और एक केंद्रक झिल्ली यहाँ बन जाएगी, तो एक कोशिका के अंदर कितने? 2 केंद्रक बन जाएंगे, टीलोफेज अवस्था में बन गए। और वो आधे गुणसूत्र ऊपर चले जाएंगे, आधे गुणसूत्र नीचे चले जाएंगे और संघनित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनमें 20-20 ग्राम है ना, उदाहरण के लिए 20-20 ग्राम है ना, इसमें 20 ग्राम, इसमें 20 ग्राम, हमको तो टोटल 20-20 ही चाहिए थे, और प्रोटीन तो ऑलरेडी अपने पास बहुत भरपूर मात्रा में है, तो डीएनए और प्रोटीन मिलकर यहाँ पे वो क्रोमेटिन बना देंगे और यहाँ पे ये अपने अलग बन जाएंगे। तो एक ही कोशिका के अंदर आपके क्या मिल जाएंगे? 2 केंद्रक यहाँ पे आपको नजर आने लग जाएंगे, और ये साइटोप्लाज्म है ही सही। तो एक कोशिका में क्या हो जाएंगे? 2 केंद्रक दिखाई देने लग जाएंगे। ये हो गया टीलोफेज। ये पूरा जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज था, इन चारों अवस्थाओं में एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक जैसे ही बने वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आपका केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। इसके बाद होगा आपका कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि वो एक ऐसी अवस्था, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या होगा, ये जो हिस्सा है टीलोफेज के बाद अब वो यहां से विभाजित होना शुरू होगा। तो कुल मिला के देखें तो ये 5वें नंबर का है, 5वें नंबर का ही है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस 5वें नंबर का है। तो अगर कभी पूछे कि कोशिका विभाजन कितने चरण में होता है तो 5 बताएंगे, ठीक। और यही जो है फेंटा की बोतल देखी, 0 फिगर वैसा हो जाएगा, ये बीच में से दबने लग जाएगी और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी।
ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये एक केंद्रक ऊपर एक केंद्रक नीचे, क्रोमेटिन इसके अंदर है ही सही, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां से एक कोश का और यहां से एक और कोश का, इस तरीके से आपके एक कोशिका से दो केंद्रक बन जाते हैं और ये घटना कहलाती है कोशिका विभाजन। जो एक कोशिका थी तुम्हारी, ये वाली कहाँ है, ये वाली, ये यहां से कार्यक्रम शुरू हुआ, एक छोटी छोटी सी कोशिका थी और यहाँ पे आके वो कार्यक्रम खत्म हुआ। इनको कहते हैं दोनों को डॉटर सेल यानी कि संतति कोशिका। एक कोशिका के बाद दो कोशिका बनके रेडी हो जाती। किसी को कोई डाउट, समस्या आगे समझ में? तो ये कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, मानव में 2 ही प्रकार से होता है। जो हमने समझा है वो मानव के अंदर होने वाला समसूत्री कोशिका विभाजन समझा हुआ है। ऐसे ही लगभग कोशिका विभाजन बाकी भी है, दोनों में अपने अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस भी हैं, ये हम कल देखेंगे।